नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच हाजिर हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप सभी का सब्सक्राइब करना एक बहुत बड़ा मोटिवेशन देता है अगले कंटेंट को लेकर आने के लिए, जो सभी के लिए फ़ायदेमंद हो और ज्योतिष को समझना आसान हो जाए। आज की चर्चा का विषय है, कैसे हम जानेंगे कि हमारी कुंडली कैसी है, क्या हम भाग्यशाली हैं कि नहीं, इसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। क्या आप भाग्यशाली हैं, इसको कैसे समझ सकते हैं अपनी कुंडली देखकर, इसकी बात करेंगे। अगर जो भी लोग कंटिन्यू ज्योतिष के जितने भी हमारे वीडियो हैं कंटिन्यू सुन रहे हैं, या फिर अगर किसी दूसरे का भी ज्योतिष से संबंधित कुछ भी अगर बेसिक समझ रखते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर किसी के भी कुंडली के अंदर कुछ खास दोष होते हैं, उस दोषों से अगर उनकी कुंडली वंचित है, तो वो एक 50% भाग्यशाली व्यक्ति है। आज 5 दोषों की बात होगी, जिसको आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं अगर देखना जानते हैं। आप सभी के सामने ये लग्न चार्ट है। सभी का लग्न चार्ट ऐसा ही होता है। 12 भाव होते हैं। 1 से लेकर के 12 भावों के बीच में 1 से लेकर 12 नंबर के बीच कोई एक नंबर लिखा होता है। जैसे यहाँ पर पहले भाव के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ से लेकर के 12 जहाँ पर लिखा हुआ, ये 12वां घर है, द्वादश भाव इसको कहते हैं। यहाँ तक 1 से लेकर 12 के बीच कुछ भी नंबर हो सकता है। जो 1 नंबर जहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे 12 नंबर भी हो सकता है, 9 नंबर भी हो सकता है, 4, 5, 6, 1 से 12 के बीच कुछ भी हो सकता है। ये राशियों के नंबर होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि राशि कौन सी है, किस लग्न का जातक है। अब हमें ये देखना है कि कुंडली के अंदर क्या ये जो 5 दोष हैं, उससे ये कुंडली वंचित है। तो सबसे पहला जो दोष है, जिसको हम लोग काल सर्प दोष के रूप में जान सकते हैं। अगर किसी की भी कुंडली काल सर्प दोष से वंचित है, तो आप मान सकते हैं कि उनके जीवन में जो भी काल सर्प दोष से समस्याएं आ सकती थी, उससे उनका कुंडली वंचित है और उनका जीवन वंचित है। काल सर्प दोष जो बनता है, राहु और केतु के कारण बनता है। जब राहु और केतु दोनों ग्रहों के धुरी के अंदर ही बाकी सारे जो 7 ग्रह हैं, वो सभी ग्रहों का प्लेसमेंट हो जाए, तो काल सर्प दोष बन जाता है। ये आपको छोटा छोटा एक बहुत ही संक्षेप में मैं बताऊंगा। अगले विषय में प्रॉपर हर दोष के बारे में बताया जाएगा, उसके प्रभाव भी बताए जाएंगे, उसके नकारात्मक प्रभाव के साथ साथ उसके उपाय क्या हो सकते हैं बेहतर, उसके बारे में भी चर्चा होगी। आज सिर्फ यह बताया जाएगा कि कौन कौन से वो दोष है जिस कारण से व्यक्ति के कुंडली में बहुत सारा की समस्याएं खड़ा होती है और उसका परिणाम उनको अपने जीवन में देखने को मिलता है। जैसे थोड़ा सा उदाहरण बता दूं, जैसे मान लो कि पहले भाव के अंदर राहु है और दूसरे भाव सप्तम भाव के अंदर जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं, और राहु केतु के अंदर या तो 1 से 7 के बीच ये सारे जो बाकी के जो 7 ग्रह हैं, 2 से लेकर के 6 के बीच में प्लेस्ड हो जाए, या फिर 12 से लेकर के 8 नंबर के बीच बाकी सारे 7 ग्रह प्लेस्ड हो जाए, तो यह माना जाएगा कि जातक की कुंडली के अंदर काल सर्प दोष है। इसके अगला बाद जो दोष है वो मंगल दोष है, जिसको हम लोग मांगलिक भी कहते हैं। अगर किसी भी जातक के कुंडली के अंदर मंगल दोष बनता है, तो हम उस जातक को मांगलिक मानते हैं। अगर मंगल का प्लेसमेंट पहले भाव के अंदर, चतुर्थ भाव के अंदर, सप्तम भाव के अंदर, अष्टम भाव के अंदर और द्वादश भाव के अंदर, पहला, चौथा, 7वां, 8वां और द्वादश भाव, इन 5 भावों के अंदर अगर मंगल का प्लेसमेंट है, तो माना जाता है कि जातक मांगलिक है, मंगल दोष है।
अगला जो दोष है, अगर किसी भी जातक के कुंडली के अंदर पितृ दोष है, पितृ दोष से वंचित है, अगर किसी भी जातक की कुंडली, अगर उसके कुंडली के अंदर सूर्य और राहु एक साथ नहीं बैठे हुए हो, सूर्य और केतु एक साथ नहीं बैठे हुए हो, तो आप मान सकते हैं कि उसका जो कुंडली है वो पितृ दोष से वंचित है। अगर किसी भी जातक के कुंडली के अंदर गुरु और राहु एक साथ नहीं बैठे हुए हैं, तो आप मान सकते हैं कि उस जातक की कुंडली गुरु चंडाल दोष से वंचित है। इसी के अलावा अगर किसी के भी कुंडली के अंदर, अगर इन 4 घरों को, ये जो 4 घर हैं, इसको हम लोग केंद्र भाव कहते हैं, पहला, चौथा, 7वां और 10वां, इन 4 घरों के स्वामी ग्रह गुरु, शुक्र, चंद्रमा और बुध है। और ये सभी जो केंद्र भावों के स्वामी ग्रह हैं, ये 4, जिसको हम कहते हैं शुभ ग्रह भी कहते हैं, और ये शुभ ग्रह इन चारों घरों के अंदर अपनी स्व राशि में ना होकर किसी दूसरे राशि में विराजमान हो तो केंद्राधिपति दोष लगता है। अगर ऐसा किसी के भी कुंडली में प्लेसमेंट नहीं है तो आप मान सकते हैं कि उसका कुंडली केंद्राधिपति दोष से वंचित है। लग्नेश, अगर ये इन 4 ग्रहों में से अगर कोई लग्नेश है और लग्न में ही विराजमान है तो फिर उसको हम ये नहीं मानेंगे कि वो केंद्राधिपति दोष है। मतलब आप ये मान सकते हैं कि स्व राशि में ये 4 ग्रहों के स्वामी ग्रह अपनी राशि में नहीं बैठना चाहिए, और अपनी राशि में नहीं बैठते हुए इन्हीं 4 घरों में से किसी घर में बैठते हैं तो केंद्राधिपति दोष लगता है। और अगर ऐसा नहीं है किसी की भी कुंडली, तो आप मान सकते हैं कि उस जातक की कुंडली केंद्राधिपति दोष से वंचित है। तो अगर किसी के भी कुंडली के अंदर कालसर्प दोष नहीं है, सभी जो ग्रह है वो राहु और केतु के धुरी के अंदर नहीं है, तो आप मान सकते हैं कि उसका कालसर्प दोष से वंचित है उसका कुंडली। साथ में मंगल मांगलिक नहीं है तो उसका जो कुंडली है मंगल दोष से वंचित हो गया। पितृ दोष नहीं लग रही है उसकी कुंडली के अंदर, सूर्य और राहु की युति नहीं है या फिर सूर्य केतु की युति नहीं है, तो आप मान सकते हैं कि उस जातक का जो कुंडली है पितृ दोष से वंचित है। अगर गुरु और राहु इस पूरे 12 घरों के अंदर कहीं भी एक साथ नहीं बैठा हुआ है तो आप मान सकते हैं कि जातक की जो कुंडली है वो गुरु चंडाल दोष से वंचित है। और अगर इन्हीं 4 घरों के स्वामी ग्रह गुरु, चंद्रमा, शुक्र और बुध है और वे अपनी स्व राशि में ना होकर के इन्हीं केंद्र भावों में नहीं बैठे हुए हैं, दूसरी जगह जाकर प्लेस्ड है, तो आप मान सकते हैं कि आपकी कुंडली केंद्राधिपति दोष से वंचित है। इन 5 दोषों से अगर किसी भी जातक की कुंडली वंचित है और साथ में जो लग्नेश है, जो 1 नंबर लिखा हुआ, ये पहला भाव है, पहले भाव के अंदर जो भी नंबर लिखा होता है उसका जो स्वामी ग्रह है वो जातक का लग्नेश होता है। जैसे इस लग्न चार्ट के अंदर पहले भाव में 1 नंबर लिखा हुआ तो 1 नंबर राशि मेष राशि होगी जिसके स्वामी ग्रह मंगल हो गए। और अगर मंगल अपनी नीच राशि में नहीं बैठा हुआ है, अपनी शत्रु राशि में नहीं बैठा हुआ है, या तो स्व राशि में जाकर बैठा है या फिर अपनी मित्र राशि में जाकर बैठा है या फिर उच्च राशि में जाकर बैठा है, अगर ऐसा प्लेसमेंट है लग्नेश का और ये सभी जो 5 दोष है वो उसकी कुंडली में नहीं है, तो आप मान सकते हैं कि ऐसा जातक 60% भाग्यशाली है। उसके जीवन में कोई भी ऐसी विशेष समस्या नहीं आएगी जिससे जो है कि वो बहुत ज़्यादा समस्याओं से उसको जूझना पड़े। छोटे मोटे समस्याएं तो आती रहती है और बहुत ही छोटे छोटे उपाय करके वो अपने जीवन को बहुत ही बेहतर बना सकता है। अगर आप अपनी कुंडली में देखिए, और या फिर अच्छे से अगर आप एनालाइज कराना चाहते हैं तो किसी भी अच्छे एक्सपर्ट से, एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का एनालिसिस कराइए और उसमें देखिए कि ये 5 जो दोष बताए गए हैं इससे वंचित है कि नहीं आपकी कुंडली। अगर वंचित है और लग्नेश मित्र राशि में या स्व राशि में जाकर बैठे, उच्च राशि में जाकर बैठे, तो आप मान सकते हैं कि आप 60% आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं।
आज का यही एक छोटा विषय था, महत्वपूर्ण विषय था। बहुत सारे लोग यह जानने के लिए लालायित रहते हैं कि क्या हमारी कुंडली एक भाग्यशाली व्यक्ति की तरह है या नहीं है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।